हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है भाई, कॉस्ट शीट से एक क्वेश्चन पक्का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट शीट के साथ साथ अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग, वो भी आपको आ जाता है। वो भी इसी फॉर्मेट में है। तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि एक तीर दो शिकार। ठीक है, और भी कॉस्ट शीट कहीं कहीं यूज होती है, बट मेनली इन दो, एक इसका खुद का क्वेश्चन जरूर आता है और जॉब कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से भी आता है। राइट, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई। कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बेसिकली ना एक डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड फॉर द असेंबली ऑफ द डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट सेंटर और अ कॉस्ट यूनिट। ठीक है, मतलब एक हम एक शीट हम बनाते हैं। मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं। तो हम बनाते हैं कॉस्ट शीट और इसको हम याद करेंगे। ठीक है, इसको हम हाथ के हाथ याद करेंगे और ये हमारी बन जाएगी, मतलब ऐसे ही सेम पैटर्न पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम इधर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा टोटल कॉस्ट और इधर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ये रुपीज में है। ठीक है, और इधर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, ये भी रुपीस में है ना, दोनों अमाउंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा याद है पर्टिकुलर्स। ठीक है बेटा, तो पर्टिकुलर्स में भैया हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली सबसे पहले हम बनाते हैं मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो पहला तो पड़ाव यही होता है। अब सर जो मटेरियल है उसको अब डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि भैया उसमें बहुत सारी चीजें होती है। मतलब हमारे पास कोई रॉ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो भी हमने कभी खरीदा था ना, कभी पैसों का खरीदा था, वो फ्री का थोड़ी है। समझ आ रही है? अगर मेरे पास रॉ मटेरियल पहले का पड़ा हुआ है और मैं उसको आज प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूं, तो वो जो आज मेरे पास रॉ मटेरियल है वो फ्री का नहीं है, उसके लिए पहले पैसे गए हुए हैं, तो वो भी मेरे लिए कॉस्ट है। ठीक है, तो जो ओपनिंग स्टॉक वो रॉ मटेरियल है, प्लस इसमें ऐड करते हैं परचेजेस। ठीक है, मुझे और रॉ मटेरियल चाहिए था, मैंने और रॉ मटेरियल खरीद लिया। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उससे कुछ रिलेटेड खर्चे भी हुए होंगे, फॉर एग्जांपल आने जाने में भी खर्चा हुआ होगा, है ना। तो उसमें हम और ऐड कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, आपको कंसेप्ट समझना है, नाम थोड़ा सा चेंज भी हो सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई ये तो मेरा जो टोटल खर्चा हुआ। उसके बाद जो मेरे पास मटेरियल बच गया वो आज के लिए यूज नहीं हुआ या इस साल के लिए यूज नहीं हुआ। सपोज हम साल की बात कर रहे हैं, तो साल के स्टार्टिंग में जब 1 अप्रैल को मैंने देखा तो भैया मेरे पास 10 कट्टे बचे हुए हैं, तो 10 कट्टे मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल हो गया। मेरे को 40 कट्टे और खरीदने, क्योंकि माल चाहिए मेरे को, माल बनाने के लिए 40 कट्टे और चाहिए थे, 40 कट्टे और खरीद लिए। समझ आ रही है? तो जितनी कॉस्ट आई वो भी लिख दिया। फिर एक्सपेंसिव ऑन परचेज, आने जाने में सपोज 1000 रुपए खर्च हुए तो वो भी लिख दिए। समझ आई? अब सपोज लास्ट में मैंने देखा कि भैया 5 कट्टे बच गए, वो इस साल यूज नहीं हुए, तो वो अगले साल यूज होंगे, तो इस साल की कॉस्ट में तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो हम जो इसका आंसर आएगा, देखो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, इन तीनों को टोटल करके ये अमाउंट आ गया। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लेस करेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है,
RM लिख देता हूँ रॉ मटेरियल के लिए। तो भैया ये चीज हमें क्या करनी है, माइनस करनी है ना, क्योंकि ये तो खर्चा जो इसमें लिखा हुआ उसमें से यूज नहीं हुआ, अगले साल यूज होगा, इस साल के लिए माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आया, उसको इधर लिख दिया, दिस माइनस दिस करके ये आंसर इधर लिख दिया, ठीक है। इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ये जो आंसर आया वो ये इधर लिख दिया, ठीक है। अब बताओ ये क्या है। इस आंसर को बोला जाएगा, मैं इसको अलग पेन से यूज करूंगा, ठीक है। चलो मैं पहले ग्रीन यूज कर लेता हूं, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है बेटा, चलो। अब भैया ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज और होती है जिसको मैं थोड़े और अलग पेन से लिखना चाहूंगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये बेसिकली क्या है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल है। अब मैं एक नाम लिखूंगा जिसका नाम है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये डायरेक्ट लेबर हो गया, और एक और नाम है जिसको थोड़े और अलग पेन से मैं लिखता हूं, चलो ऑरेंज यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों डायरेक्ट को यूज करते हैं, समझ आई। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये डायरेक्ट मटेरियल था, सॉरी डायरेक्ट लेबर था। इन तीनों को हम टोटल करते हैं, इन तीनों को टोटल करते हैं, तो बेटा हमारे पास जो आएगा ना आंसर, उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो उसको मैं येलो पेंसिल ले देता हूँ, प्राइम कॉस्ट, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये जो येलो पेंसिल लिख रहा हूँ, चलो इसको बॉक्स बना देते हैं, ये ना पहला पड़ाव होता है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये सारी कहानी मैंने क्या करी, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए। अगर कोई आपसे पूछे प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों डायरेक्ट को हम ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनता है। और सर अगर कॉस्ट ऑफ जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसिव ऑन परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। तो मेरा आंसर आता है डायरेक्ट मटेरियल और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको बेटा मुझे थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा, यहां तक आप पहले लिख लो और साथ साथ याद भी कर लो, ठीक है। मेरा पर्पज है कि मैं साथ साथ इसको याद करा दूं, ठीक है। चलो ये कॉस्ट शीट है, ये नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, डन है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के बाद अभी टेबल लंबी है तो हो सकता है मेरे को दूसरी स्लाइड भी यूज करनी पड़े, राइट। प्राइम कॉस्ट पहला पड़ा हो गया, मैंने इस बक्से में डाल दिया, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास होता है, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री में जो थोड़े इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट में, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो गया। फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात हो रही है, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही है, ठीक है। और वही काम करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम इसको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, उसको बोलते हैं, इसको येलो पेन से लिखता हूं, उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। इट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट
ये मेरा दूसरा पड़ाव हो गया, इसको भी मैं एक बक्से में डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग से नजर आए कि भैया प्राइम कॉस्ट ये है, ऐसे निकलती है। इसके बाद अगला पड़ाव होता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री के भी अगर मैंने ओवरहेड ऐड कर दी है, ठीक है, फैक्ट्री में भी कोई माल बीच बीच में मतलब आधा आधा तैयार हुआ था, वर्क इन प्रोग्रेस, वो मेरी कॉस्ट है। जो बच गया, जो अगले साल काम आएगा, वो उस कॉस्ट में से हटा दो, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री के लेवल पे मेरी इतनी कॉस्ट आई है, ठीक है। अब भैया माल फैक्ट्री में तैयार हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ और भी खर्चे होते हैं। खर्चे केवल ये नहीं होते कि मैंने मटेरियल खरीदा है, मैंने रॉ मतलब मैंने लेबर को पैसे दिए, भैया और भी खर्चे होते हैं, फिर ये खर्चे होते हैं। तो फिर ये इस खर्चे के बाद ये आता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है भाई। आई होप कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है बेटा, ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो इधर मैं लिख रहा हूं, इधर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उसको हम ऐड करते हैं। और ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो येलो वाली चीज है ना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पड़ाव है। मतलब इसके बाद ये आएगा, ये करेंगे, ये आएगा, ये करेंगे, ये आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर हमारे पास भाई ये ऊपर आपने, मुझे उम्मीद है ये आपने लिख लिया है, तो मैं थोड़ा स्क्वीज करता रहूंगा तो थोड़ा सा ही बहुत छोटा होता रहेगा। आई होप कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे को नीचे वाली टेबल की ज्यादा जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे पास, अच्छा, जो जो ये आइटम लिखे हुए हैं ना, ये सब इनकी पर यूनिट भी निकालते रहेंगे, ये हम पर यूनिट भी निकालते रहेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पर यूनिट भी निकालते रहेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई। फिर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा, उस आंसर को लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी प्रोडक्शन? ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको COGS भी बोल देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरा नाम लेना, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा अगला पड़ाव है, ठीक है भाई। उसके बाद थोड़ा सा और रह गया, तो मैं थोड़ा सा और स्क्वीज करता हूं, ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर हम भैया बेचने की कार्रवाई करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। मार्केटिंग और ये सब हम करते हैं, वो सारे खर्चे होते हैं। और ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि जनरल है, ठीक है, जो कि जनरल है। मतलब दो थे, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड था, तभी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल हम ऐड करते हैं। तो ये इधर हो गया, ये दो चीजें हुई, ठीक है, दोनों चीज ऐड हुई, तो ये आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो मैंने सेल करी, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट बनी, क्योंकि ये तो जो सेल करना है सामान उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ये, फिर उसमें मार्केटिंग और ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं रिलेटेड टू सेल वो हम ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको भी मैं एक डब्बे में डालता हूँ, समझ आ गई। उसके बाद हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, उसके बाद हम ऐड करते हैं प्रॉफिट। तो मैं इधर प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को बोला जाएगा सेल्स। उसको क्या बोला जाएगा, सेल्स। कि भैया मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल, सब कुछ खर्चे मिलाने के बाद मेरे को फाइनल कॉस्ट जो मुझे सामान बेचना है उसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 100 रुपए। तो अब मुझे डिसीजन लेना है कि उसमें मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, वो मेरा डिसीजन है कि भैया उसमें मुझे 20 रुपए प्रॉफिट कमाना है, 20% रखना, तो 20 रुपए डाल दिए। तो मैं कितने में बेचूंगा, कितने रुपए बताऊंगा कस्टमर को, 120 रुपए। तो दिस वुड बी सेल, नोन एज सेल। ये मेरा लास्ट डब्बा है, समझ आ गई। तो दिस इज योर कॉस्ट शीट, ठीक है बेटा। ये कॉस्ट शीट आपको याद करनी है, इसमें और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पर यूनिट निकालते रहोगे, इसमें तो कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कॉस्ट शीट है जो आपको याद करनी है। तो मैं तो आपसे भाई यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हाथ के हाथ याद कर लो। ये पूरा चैप्टर जो है ये आपका कॉस्ट शीट पे ही बेस्ड है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर, मतलब चैप्टर का नाम ही कॉस्ट शीट है, जिसका दूसरा नाम होता है आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। सर यूनिट कॉस्टिंग क्यों बोला, भैया ये कॉस्ट पर यूनिट है ना, क्या ये कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको आउटपुट या आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि भैया ये डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट होती है, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हैं तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आती है, इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोली जाती है। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आप देख रहे हो 3 टाइप के गुड्स है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, अलग अलग स्टेजेस में उनको ऐड किया जाता है, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल, उनको ऐड करते हैं तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स। दिस इज योर कॉस्ट शीट। चलो लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स जेके प्रोडक्शन एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। स्टॉक, ये सब, ये सारा जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा मेरा क्वेश्चन है। ये देखो और भी आगे चल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं करना भाई, ये ना अपनी अपनी जगह पे डाल देना बस। ये वही फॉर्मेट है, आपको थोड़ी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भैया आपको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है और ये सब कौन कौन से खर्चे हैं। इन कई बार क्या होता है खर्चों को डिटेल में दे देंगे, ठीक है, जैसे सपोज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स पर्सन, तो ये क्या हो गया, ये भैया सेलिंग ओवरहेड हो गया, ठीक है। तो आपको ये एक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चीजें पुट करनी है, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मतलब यही वाला क्वेश्चन है, इसको मैं बार बार दिखाता भी रहूंगा और कहाँ कहाँ अप्लाई करें मैं वो भी दिखाता रहूंगा, ठीक है। तो मैं इधर बना रहा हूँ कॉस्ट शीट। क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट, ठीक है। क्योंकि इधर जगह कम पड़ेगी तो मैं साथ साथ इधर भी लिख दूंगा फिर, ठीक है। कॉस्ट शीट, आप ये समझो ये मेरा एक पेज है, मेरा दूसरा पेज है, इधर खत्म हो जाएगी तो मैं इधर लिख के आपको समझा दूंगा, ठीक है।
चलो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने पढ़ाव लिख दूं भैया। स्टार्टिंग में मेरे को 3-4 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी, तो मेरा जो पहला आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम प्राइम कॉस्ट। तो मैं इधर लिख देता हूँ प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऐड करेंगे, तो जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट समझ आई। पहला पड़ाव क्या था मेरा, प्राइम कॉस्ट। तो हम पड़ाव याद कर लेते हैं। पहला पड़ाव क्या था, प्राइम कॉस्ट, दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ ना, पहला पड़ाव ये, दूसरा पड़ाव ये, तीसरा पड़ाव ये, चौथा पड़ाव, पांचवा पड़ाव मतलब फेज, सिक्स पड़ाव, ठीक है। छह आपकी मेन हेडिंग आ रही है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर सेल्स, ठीक है। तो भाई ये पहला पड़ाव था, ये दूसरा पड़ाव था, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मैं इधर लिख देता हूं, ये इस टेबल को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर आएगा क्योंकि भाई टेबल थोड़ी सी बड़ी होती है ना। तीसरा पड़ाव मैं लिख देता हूं, तीसरा पड़ाव क्या आ रहा है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसको एक बक्से में डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो अगला पड़ाव है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं इधर कुछ चीजें ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये मेरा 1 2 3 4 चौथा पड़ाव है। फिर पांचवा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मैं इधर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं इधर लिख देता हूँ, बाकी जगह को थोड़ा देख लेंगे। और फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो मेरा आ जाएगा सेल्स। ये मेरा, मैंने ये पूरी टेबल का एक ढांचा तैयार किया, ठीक है, माइंड में। 6 पड़ाव थे तो मैंने 6 की 6 चीजें लिख दी, ठीक है। तो कौन सी चीज कहाँ कहाँ आती रहेगी मैं उसको उस जगह पे डालता रहूंगा। ये मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरे लिए करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप देखो स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो भैया ये आपको पता ही है, स्टार्टिंग में ही आया था, है ना, ये हमारा स्टार्टिंग में ही आएगा। इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो मैं अब व्हाइट पेन यूज करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, स्टार्टिंग ऐसी थी ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो बताओ भाई कितने रुपए का रॉ मटेरियल था, 47,000 का। तो ये हो गया 47,000 का, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर करके लिखता रहूंगा। फिर दूसरी चीज कहाँ आएगी, हम ना सीरियल वाइज चलते जाएंगे। दूसरी चीज कहाँ आएगी, स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन दिस 31 मार्च 2022। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं इधर लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। सर इसमें 2-3 चीजें आती हैं और लास्ट में फिर ये माइनस करके आता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाला केस है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ कि भैया इसको माइनस करना है। कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था, 45,000। तो इसको माइनस करेंगे 45,000, ठीक है, ठीक है। फिर आता है मटेरियल परचेज। तो आपको पता है कि भैया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, तो ये ऐड करेंगे परचेजेस, है ना। तो कितने रुपए का हमने सामान परचेज किया, 2,08,000 का। तो मेरी जो यहाँ पे आ जाएगा 2,08,000, ठीक है। ये आ गया 2,08,000, राइट। फिर और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में,
ड्राइंग्स, ऑफिस सैलरीज, तो जो जो चीजें हैं मैं अपनी जगह पे पुट करता रहूंगा, ठीक है। तो भाई ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, ठीक है, ये कहाँ जाएगा सर? ये ना फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं, इधर देखो, प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्लोज, तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप क्या था? ड्राइंग्स ऑफिस सैलरीज। तो जब प्राइम कॉस्ट आएगा तो मैं, मेरे को इधर लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर एक चीज आती है, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। क्या है? ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये कितने रुपए की है? तो ड्राइंग ऑफिस सैलरीज हमारे क्वेश्चन में है 9600, तो हम इसको लिख देंगे कि भाई ये है 9600, ठीक है। अभी मैं आंसर नहीं निकाल रहा कि भैया इसको, क्योंकि हो सकता है इसमें मुझे कुछ वो भी दिए हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट में पता लग ही जाएगा, फिर लास्ट में हमें सबका टोटल वोटल करके हम निकाल लेंगे। अभी हम अपनी अपनी जगह पे वैल्यू डाले जा रहे हैं, ठीक है सर। फिर अगला स्टेप क्या हो गया? अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? काउंटिंग हाउस सैलरीज, ठीक है, ये दिया हुआ है काउंटिंग हाउस सैलरीज। तो भाई ये जो काउंटिंग हाउस सैलरीज है ना, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो, हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहाँ आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यहाँ पे मेरी एक हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो मैं इधर हेडिंग डाल देता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो भाई इस हेडिंग के अंदर आता है काउंटिंग हाउस सैलरीज। क्या होता है? काउंटिंग हाउस सैलरीज, ठीक है। इसको याद रख लेना कि भैया काउंटिंग हाउस सैलरीज इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड ड्राइंग ऑफिस सैलरीज इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो भाई ये कितने रुपए का था? देखो, काउंटिंग हाउस सैलरीज ये है 14,000, तो मैं इधर लिख देता हूँ 14,000, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे हम चीजों को डालते जाएंगे, तो भाई ये याद करते जाओ, पेपर में भी आपको यही वाली टर्म्स यूज होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद आता है कैरेज इनवर्ड। तो भैया 11th क्लास में आपने बहुत पढ़ा हुआ है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा सर? कैरेज इनवर्ड होता है जब हम रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री में लेके आ रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड, इसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड, मतलब रॉ मटेरियल लाने का भाड़ा, समझ आई? तो भैया कितना रॉ मटेरियल लाने का भाड़ा लगा? कैरेज इनवर्ड कितने रुपए का बच्चों? कैरेज इनवर्ड है 8200, तो ये है 8200, समझ आ रही है? जो माइनस था उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम टोटलिंग बाद में करेंगे, हो सकता है कोई और भी एक्सपेंस आ जाए, राइट। तो हम कहाँ पे थे? कैरेज इनवर्ड पे, ठीक है। और सर कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा? भैया आपको पता है, आप 11th क्लास में पढ़ के आ रखे हो, ये कैरेज आउटवर्ड है 5100। तो कैरेज आउटवर्ड मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, इसको बोलते हैं कैरेज, CARRIAG, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड कितना है? 5100, तो मैं इधर लिखता रहूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जगह पे प्लेस कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चीजें आती हैं, ठीक है। फिर आता है डोनेशन टू रिलीफ फंड, ठीक है भाई, ये आएगा हमारे पास डोनेशन टू रिलीफ फंड। तो डोनेशन टू रिलीफ फंड मतलब हम डोनेशन दे रहे हैं, तो कभी भी कोई भी डोनेशन, इस टाइप की डोनेशन होती है ना, वो हमारी कॉस्ट में नहीं आएगी, समझ आ रही है? हम किसकी निकाल रहे हैं? हम अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहे हैं, हम अपने रॉ मतलब हम अपना जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मेरे को ये जो पेन फाइनली बना ये कितने रुपए का बना। तो उसमें डोनेशन इज नॉट रिलेटेड विद माई कॉस्ट, समझ आ रही है? ये तो मेरा मतलब अपने
पीआर वगैरह बनाने की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये वाली कॉस्ट कहीं नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या आती है, सेल्स। क्या दी हुई है हमें, सेल्स। अरे भाई सेल्स, सर सेल्स तो एक पड़ाव भी होता है। तो सेल्स हमें कितना दिया हुआ है, देखो सेल्स कितना दिया हुआ है, 4,87,000, ठीक है भाई। तो सेल्स का आंसर दिया हुआ है 4,87,000, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, सेल्स हमें दी हुई है, अपनी अपनी जगह पे वैल्यू डालते रहेंगे। सर सेल्स हमें दी हुई है, तो सेल्स के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। क्या कह रहा है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो भाई ये जो बैड डेट्स है कि हमने किसी को सामान बेचा था, हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा हमारा, ये भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर ही आता है। बेचने के टाइम पे हमारे कुछ पैसे मर गए तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स कितने रुपए का था बेटा, बैड डेट्स था हमारा 4700। तो ये मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही खर्चा माना जाता है। कितना था, 4700, ठीक है। जगह थोड़ी कम पड़ेगी, देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है सर, रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स, ठीक है, रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स। तो भाई ये जो रिपेयर आता है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ठीक है, बताओ। जब हम प्लांट मशीनरी टूल इन सब की रिपेयर कर रहे हैं, ये सब किससे रिलेट करते हैं सर, ये प्लांट क्या होता है, मशीनरी कहाँ होती है, टूल्स कहाँ होते हैं सर, ये फैक्ट्री में होते हैं, है ना। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम इसको क्या नाम देंगे, रिपेयर ऑफ, या रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स, ऐसे आप लिख दोगे। तो भैया कितने रुपए के रिपेयर्स हुए, रिपेयर्स कितने रुपए के हुए सर, 8600 के। तो मैं इधर लिख दूंगा 8600, कितना लिख दूंगा, 8600, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, चलो रिपेयर था, फिर हमारे पास रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और ये ब्रैकेट में लिखा फैक्ट्री। ऐसे ही रेंट रेट्स टैक्सेस और ये लिखा है ऑफिस, ठीक है, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। तो भैया जो रेंट रेट्स लिखे हुए हैं, फैक्ट्री वाले कितने रुपए हैं, फैक्ट्री वाले के हैं 3000 और ऑफिस वाले के 1000। तो जो रेंट रेट है फैक्ट्री से रिलेटेड, वो फैक्ट्री ओवरहेड है। तो इसको मैं बोल देता हूँ रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। तो ये कितना है बेटा, 3000 था फैक्ट्री वाला, और एक था ऑफिस वाला, ठीक है ना, एक था ऑफिस वाला। तो ऑफिस वाला कहाँ जाएगा सर, ऑफिस वाला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ये है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है देख लो, जो हमारा पैटर्न था, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो उसके बाद आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इधर लिख रहे हैं, और इधर मैं लिख सकता हूँ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैं इधर लिख दूंगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो भाई ये वाला जो पॉइंट आया था मेरा रेंट एंड रेट्स वाला, ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ठीक है। क्योंकि मेरे को बिजनेस चलाने के लिए ऑफिस खोलना पड़ेगा, ऑफिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो भाई ये जो मेरा रेंट एंड रेट्स है, ये कितना है, कितना था बेटा, 1000, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे कि ये मेरा खर्चा कितना है, 1000, समझ आ गई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट खर्चे पे चलते हैं, ठीक है। ये सारे खर्चे हमारे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे आ गए ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे आ गए हैं, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना, 3700। तो मुझे ये बताओ कि भाई ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये किससे रिलेट कर रहा है सर, ट्रैवल कौन करते हैं जनरली, ठीक है भैया, सामान बेचने के लिए सेल्समैन वगैरह, ठीक है, हमारा कहीं मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरा कितना है, मेरा कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर, ये दिया हुआ 3700,
तो मैं इधर लिख दूंगा 3700, ठीक है। ये मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास आता है ट्रैवलिंग सैलरीज एंड कमीशन, ठीक है। तो ट्रैवलिंग सैलरीज ये भी भैया उसी से रिलेटेड करता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इसको भी थोड़ा नीचे लिख दूंगा 4,87,000, ठीक है। इधर ले देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर उसमें कुछ ऐड होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा सेल्स। और ये सेल्स मुझे दिया होता 4,87,000, 4,87,000, ठीक है। ये एक पड़ा होता है ना, डन है, ठीक है। मुझे उसमें थोड़ी सी जगह चाहिए थी, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। फिर भाई ये था ट्रैवलिंग सैलरीज, ट्रैवलिंग सैलरीज कहाँ आएगा, इधर ही तो आएगा, है ना। यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आई हो गया ट्रैवलिंग सैलरीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बिच्चम बिच्चा हो गया, इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है। तो बताओ ये ट्रैवलिंग सैलरीज हमारे पास कितना था, 7800, तो इधर लिख दिया 7800, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बस आपको पहचानना है भैया कौन सा खर्चा कहाँ है, ठीक है। दो चार चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्शन वेजेस, क्या आता है, प्रोडक्शन वेजेस 1,45,000, ठीक है। प्रोडक्शन वेजेस, भैया प्रोडक्शन के लिए जो हम वेजेस दे रहे हैं वो बताओ कहाँ आएगा। सर ये तो था मेरा, जो मेरा अगर आंसर आएगा तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल है ना। फिर उसके नीचे होता है डायरेक्ट लेबर। तो मेरे पास ये जो दिया हो ना 1,45,000 डायरेक्ट लेबर ही है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दूंगा प्रोडक्शन वेजेस, तो मैं चलो इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं लेकिन मेरे को उसकी हेडिंग भी तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे इसकी हेडिंग लिखनी पड़ेगी, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बाद में मिटा दूंगा कि भैया ये सब मेरा हो गया। तो इसका जो आंसर आया ना, इसका जो आंसर आया, ठीक है, मतलब 47,000, 2,08,000, 82,200 और माइनस 4,500 किया तो ये आ गया 2,18,000, 2,18,200, ठीक है। और ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में ले देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। फिर मेरे पास ये जो नाम था, क्या नाम था, प्रोडक्शन वेजेस, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस। तो ये बेसिकली मेरे लिए क्या, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। प्रोडक्शन वेजेस कितना था, 1,45,000, ठीक है। तो 1,45,000 इधर ऐड कर दिया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ होगा तो लिख दूंगा, नहीं होगा तो नहीं लिखूंगा। तो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि नहीं है उसको टोटल करेंगे तो मेरा ये आंसर आ गया 3,63,000, 3,63,200, ठीक है। ये जो आंसर है इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है आपको। हाँ अगर कुछ होगा, क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत कमी है, आपके पास जब आप पेपर करोगे तो आपको खुला खुला जगह मिल जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा स्पेस ज्यादा ले लेना ताकि आपकी जगह की कमी ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक ही स्लाइड में समझाना है, एक ही बोर्ड में समझाना है, तो मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आ गया मेरा प्रोडक्शन वेजेस, जिसको हम डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं। देख लो नाम चेंज हो गया ना, प्रोडक्शन वेजेस डायरेक्ट लेबर ही है। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी, ठीक है। तो ये कितना हमारा डेप्रिसिएशन है, 9,100 ऑन मशीनरी प्लांट्स एंड टूल्स, ठीक है। ये 9,100 है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी प्लांट्स एंड टूल्स, ठीक है। तो भाई ये जो खर्चा है ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये खर्चा सर फैक्ट्री में हुआ है, प्लांट मशीनरी ये सब कहाँ होती है, फैक्ट्री में। तो मैं इधर लिख दूंगा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 9,100 कितना है ये
9100 ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, आता है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन ऑफिस, ऑफिस, अच्छा आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ऑफिस फर्नीचर, हाँ। तो ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो भैया ऑफिस कहाँ पे होता है बताओ। सर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बात होती है ना। तो हम इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। तो ये इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये, राइट। तो मैं डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर लिख दूंगा 600 रुपये, ठीक है, डन है। ये मैं एरो इसलिए डालूंगा ताकि बस ऊपर नीचे वाली बात ना हो जाए, ठीक है। सर उसके बाद भाई एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन हो गया डायरेक्टर्स फीस, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्टर फीस। भैया डायरेक्टर मतलब ऑफिस, ऑफिस में बैठता है ना, तो हम इधर लिखेंगे डायरेक्टर फीस, मैं इधर लिखूंगा डायरेक्टर्स फीस। तो डायरेक्टर्स की कितनी फीस है सर, वो है 6000। तो मैं डायरेक्टर को कितने रुपए दे दूंगा, 6000, ठीक है। इसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा मिटा के नीचे कर देता हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो नीचे मैं येलो पेंसिल लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी मेरा आंसर आएगा, डन। ठीक है। उसके बाद गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री के और ऑफिस के, भैया फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में डालो, ठीक है। तो क्या है, फैक्ट्री गैस एंड वाटर, तो मैं इधर लिख दूंगा फैक्ट्री गैस एंड वाटर, है ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। तो ये कितना हो गया, 1000, ठीक है। चलो जगह थोड़ी सी कम ही पड़ेगी, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद है गैस एंड वाटर और ऑफिस का, ठीक है। तो भैया ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, गैस एंड वाटर, तो ऑफिस गैस एंड वाटर इधर लिख देंगे ऑफिस गैस एंड वाटर, ठीक है। इनका जो बिल आया ऑफिस के गैस और वाटर का बिल कितना आया सर, 1050, तो हम इधर लिख देंगे 1050, ठीक है। डन है। चलो उसके बाद क्या रह गया बेटा, उसके बाद रह गया जनरल चार्जेस, ठीक है। अब ये जनरल चार्जेस मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो फैक्ट्री का बोल देता, ठीक है। तो जनरल चार्जेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ जनरल चार्जेस, ठीक है। तो मैं इधर जनरल चार्जेस लिख देता हूँ, कितना जनरल चार्जेस था भाई, 11000, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ 11000, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी, ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। तो भैया आपको पता है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी इधर आएगी, उसीलिए मैं परेशान था, तो मैं इधर थोड़ा सा बिच्चम बिच्चा करके लिख देता हूँ फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो फैक्ट्री के जो मैनेजर की सैलरी है वो है 11250, 11250, ठीक है। अब मैंने ये सारे आइटम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, डन है। चलो अब भैया लिख दिए, तो ये मेरे को खैर बाद में टोटल करना चाहिए था, बट मेरे पास जगह नहीं थी, तो चलो मैंने ऐसे टोटल कर दिया। उसके बाद ये आया,
फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ये सब है, इन सब का टोटल करके इधर लिख देंगे, ये आ गया 42,500। ठीक है, फिर मैं इसका टोटल करूंगा, इन दोनों का टोटल करूंगा, मतलब ये दिस प्लस दिस करना है, और इन सब की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ये हो गया 4,05,000, 4,05,750। ठीक है, फिर उसमें हम ये सब टोटल करेंगे, इधर टोटल करेंगे तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 19,650। तो इसमें 19,650 ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी आ गई 4,05,000, 4,25,000, सॉरी 4,25,400। ठीक है, फिर उसमें हम, इसमें मेरे बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये जो मेरा आंसर है, ये आंसर और ये आंसर सेम है। ठीक है, या मैं बीच में से इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, हटा ही देता हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो 4,25,000, इसमें ये ऐड कर देता हूँ। सर ये ऐड करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35,300, 35,300। तो बेसिकली इसमें मैं 35,300 ऐड करूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो ये होगा। ठीक है, तो मैं जो टोटल आया मेरा वो आ गया 4,60,700, 4,60,700। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद मुझे ये दिया हुआ था, है ना, ये मुझे दिया हुआ था, मैं इसको इधर लिख देता हूँ 4,87,000। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है, आई होप कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सर बीच में क्या होता है, बीच में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं ना, ऐड प्रॉफिट, तो बीच में प्रॉफिट ही होता है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है ना। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये आ जाए, तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हो गया 26,300, 26,300। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये मेरा सेल्स आ गया। इसको इधर ना लिख के, क्योंकि मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, इधर लिख दिया। दिस इज योर फुल फ्लेज्ड आंसर। ठीक है भाई, तो ये था बेटा आपकी कॉस्ट शीट। तो ये कॉस्ट शीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट याद होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा कुछ वैल्यू इधर उधर भी लिख देते हो ना, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपके फॉर्मेट के हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका पूरा सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा गलत है, समझ आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका जितना जितना पोर्शन सही होता जाएगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितना हम 2-4 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमें, मतलब अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पेपर लास्ट ईयर के पेपर्स करेंगे, तो वही 2-4 क्वेश्चन को ढंग से एक बार देख लेना कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है। जैसे हम यहाँ पे ड्राइंग ऑफिस सैलरीज इधर आता है, बाकी और काउंटिंग ऑफिस हाउस सैलरीज इधर आता है, तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि 2-4 चीजें में कंफ्यूजन थी, बाकी तो सारा क्लियर था। ठीक है, ऑफिस का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री ओवर है। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।